हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज देखिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक में हमारा एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी का ही टॉपिक है। तो एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में आप समझिए, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो अब एप्लीकेशन हमने इतनी बड़ी एक टेक्निक बनाई, बायोटेक्नोलॉजी को हमने डिस्कवर किया, इसका एप्लीकेशन कहाँ, यूज़ कहाँ करने वाले हैं। तो इसको हम समझेंगे कि देखिए बायोटेक्नोलॉजी कई फील्ड में इस्तेमाल करी जा रही है इस समय पर। एग्रीकल्चर में, खेती में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्जरी के अंदर इसके अंदर हम जीन थेरेपी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक एक करके इसको समझेंगे कि आखिर में इसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो फील्ड है हमारी वो है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो खेती में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा एक प्रीवियसली बता देता हूँ कि शुरू में क्या था कि खेती जो में इतनी हमारे पास उपज कम होती थी, फर्टिलिटी कम होने की वजह से हम ट्रेडिशनल तरीके यूज़ करते थे। तो फिर हरित क्रांति शुरू हुई, ग्रीन रिवोल्यूशन आया और उसमें हमने क्या करा कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। पेस्टिसाइड्स और हमने जो है वैरायटी के प्लांट लगाने शुरू कर दिए। बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यूरिया का इस्तेमाल शुरू हो गया। हाँ, इससे पर कैपिटा, ठीक है, इससे पर एकड़ पर हेक्टेयर उपज बढ़ी, पर इतनी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमें उसकी क्वालिटी चाहिए, तो इसमें क्या था, नो डाउट उपज बढ़ी, पर क्या था, समस्या क्या आ रही थी वहाँ पर कि आबादी फिर भी लगातार बढ़ रही है, अभी इतनी हमको उपज नहीं मिल पा रही थी जितनी कि हमको चाहिए, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, उन मेथड जो हमने अप्लाई करे, उन मेथड्स को अप्लाई करने के बाद भी क्वालिटी नहीं निकल पा रही थी, क्वालिटी नहीं निकल पा रही थी। तीसरा प्रॉब्लम क्या थी कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हम कर रहे थे उसमें पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक दवाई जा रही थी, फर्टिलाइजर जा रहे थे, वो सॉइल खराब कर रहे थे और साथ में हमारे भोजन के अंदर, खाने के अंदर वो सारे फर्टिलाइजर्स और वो सारी अनवांटेड चीज़ें भी फूड के साथ जा रही थी, इससे हेल्थ खराब हो रही थी, डिसीज पैदा हो रही थी बहुत तरीके की। साथ में मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी कि फर्टिलिटी पावर भी कम हो रही थी। साथ में क्या हो रहा था, पानी के साथ में, पानी अंडरग्राउंड जो रिजर्व वाटर है उसमें हमारा कीटनाशक दवाएं चली जाती थी, फर्टिलाइजर चले जाते थे, जो पानी के साथ में हमारे और जानवरों के इस्तेमाल में पीने के आता था और वो तरह तरह की डिसीज पैदा कर रही थी। जो आप देख रहे हैं ना आज की तरह इस समय सोसाइटी में कितने नए नए तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी। जब ज़्यादा इन्होंने, जब अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ कि किसान को लगा बहुत अच्छी बात है, तो चलो यूरिया डालकर, डीएपी डालकर भी काम बन रहा है अपना, बहुत जल्दी से फसल निकल रही है ना। लेकिन वो एक तरह का घातक केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी सॉइल को खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो शुरुआत वहीं से होती है, ठीक है। और नेचर फ्रेंडली नहीं है। नेचर फ्रेंडली ना होने का मतलब क्या रहा, आपके मित्र कीटों को भी मार देते हैं, शत्रु कीट के साथ साथ मित्र कीटों को भी मार देते हैं, केंचुआ मर जाता है, जमीन के अंदर जो फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा, वो खत्म हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, और सदगुरु ने भी अभी कैंपेन भी शुरू किया, सेव सॉइल। वही चीज आप सब बचा रहे हो, सॉइल कौन बचाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी कौन बचाएगा, आप कब तक उससे फसल ले लोगे, कब तक आप उससे उपज ले लोगे। तो वो सेव सॉइल का जो कैंपेन चलाया, उसके पीछे मकसद ये था कि भाई मिट्टी को बचाओ, मिट्टी की फर्टिलिटी बचाओ। आबादी बढ़ रही है, मिट्टी का बंजर हो गई ना, तो क्या करते हैं, उसके बाद आपका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उसको कोई फसल नहीं मिलेगी। अब आप रेगिस्तान चले जाओ, ठीक है ना, रेत बहुत है, बहुत मिट्टी है, पर किसी काम की नहीं है, कोई फसल नहीं उग सकती। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने सोचा कि भाई बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं और कोई इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप हम नई टेक्निक्स लाएं, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं कि ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, मिट्टी बच जाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट खराब ना हो, ठीक है, समझे बात, और साथ में क्या हो, वो पॉल्यूशन फ्री हो, ठीक है, बॉडी के नुकसान नहीं पहुंचाती हो, पेस्टिसाइड फ्री हो, और सबसे बड़ा जो मोटिव है, फोर्टिफाइड, यानी कि उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट, मिनरल, वो चीज़ें जो कि मेरे को बीमारी से बचाती हैं, या मैं बीमारी दूर करने के लिए उनको अलग से गोलियों के रूप में लेता हूँ, विटामिन एनरिच्ड हो जाए, प्रोटीन एनरिच्ड हो जाए, अच्छी क्वालिटी बन जाए, तो मेरी बीमारियां भी दूर रहेंगी और मेरी नरिशमेंट भी मुझे मिलता रहेगा। तो खाने की जो सोर्स है, खाने के जो मकसद है, खाना खाने के मकसद दो ही तो है, पेट भरना, न्यूट्रिशन लेना, तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी एक कहानी क्या बनी
मैंने इतनी बात आपको इसलिए समझाई कि हम एप्लीकेशन को शुरू करने वाले हैं, तो हम उसके पीछे का मकसद समझें कि हम आखिर में बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके क्या करना चाहते थे। जब वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, फसल बढ़ गई, लेकिन समस्याएं क्रिएट होने लगी, तो एप्लीकेशंस हमने सबसे पहले एक गोल्डन राइस बनाया। तो क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी इकट्ठा होने की वजह से उनके पास मेजॉरिटी ऑफ दी जो क्रॉप थी वो थी चावल, और आइजा सटाया फसल जो थी हमारे पास चावल की फसल थी, और उसको ही बहुतायत से लोग खाते थे। लेकिन उस चावल के अंदर बीटा कैरोटीन की कमी थी। बीटा कैरोटीन की कमी होने से क्या था, बीटा कैरोटीन एक प्रो विटामिन होता है, प्रो विटामिन ए होता है, जो कि बॉडी को चाहिए, और उसके बाद लिवर विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। तो विटामिन ए चाहिए मेरे को, विटामिन ए नहीं बन पा रहा, रतौंधी हो गई वहां लोगों को, खाना बहुत सारा खा रहे हैं, डिसीज पैदा हो रही है। डिसीज कैसे ओवरकम हो, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेट वैरायटी में विटामिन ए नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर क्या किया, बीटा कैरोटीन एनरिच्ड राइस चाहिए भाई मेरे को। तो मैंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में ढूंढा, भाई मुझे बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन कहाँ से मिलेगी। तो बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन मेरे को एक डैफोडिल प्लांट के अंदर मिली। डैफोडिल प्लांट में मुझे बीटा कैरोटीन जीन मिली, और मैंने उसको बोला जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि मेरे को जो जीन चाहिए उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहता हूँ। उसको जीन को मैं वहां से उठाऊंगा, उस जीन को वहां से उठाऊंगा, और साथ में अब इस जीन को मेरे को पहुंचाना है उस नॉर्मल टेम्परेट राइस प्लांट के अंदर, जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। मुझे तो भाई गोल्डन राइस बनाना है, मुझे बीटा कैरोटीन एनरिच्ड राइस बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करा, मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुझे इस पेड़ में पहुंचाना है। कौन से पेड़ में, चावल के पेड़ में पहुंचाना है। अब चावल के पेड़ में पहुंचाने के लिए राइस प्लांट में मुझे क्या चाहिए, मुझे मालूम है प्लांट के अंदर कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, जो बैक्टीरिया था जो ट्यूमर कॉज करता था प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज करता था, उसको मैंने डिस्कवर किया था। मुझे मालूम था कि ये प्लाज्मिड प्लांट में जा सकता है, घुस सकता है, मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। तो मैंने क्या किया भैया, टीआई प्लाज्मिड ले लिया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करता है, और उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मैंने दोनों पर अप्लाई किया। जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए अप्लाई किया, और टीआई प्लाज्मिड को काटने के लिए अप्लाई किया। एक ही लोकेशन से काटने से क्या होगा, पैलिंड्रोमिक साइट मिलेगी मुझे। पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर में। पैलिंड्रोमिक साइट क्या करेगी, दोनों को सेम साइड से रीड करेगा, दोनों को चिपका देगी, जोड़ देगी। जोड़ने के लिए मैंने जो एंजाइम यूज किया वो था डीएनए लाइगेज एंजाइम ने दोनों को जोड़ दिया। भैया मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट टीआई प्लाज्मिड के साथ जुड़ गई, मेरा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये मेरे पास डीएनए तैयार हो गया, जिसके अंदर पावर है, और ये डीएनए क्या करेगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ मैंने ये जीन जोड़ दी, ये मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट तैयार हो गई, और ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। पहला स्टेप भाई पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, दूसरे स्टेप में मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना है नॉर्मल राइस प्लांट के अंदर। नॉर्मल राइस प्लांट के अंदर मुझे इंट्रोड्यूस करना है। तो टीआई प्लाज्मिड को मैंने इंट्रोड्यूस किया, और इसके साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसमें पहुंचाया। मुझे मालूम है कैसे पहुंचाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लांट के अंदर टीआई प्लाज्मिड डाल सकता है, जा सकता है, लेकिन अपने साथ में अभी क्या लेके जा रहा है, ये डैफोडिल प्लांट से निकाली हुई जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जा रहा है। और अब इसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, नॉर्मल राइस प्लांट के अंदर, जो टेम्परेट रीजन में उगता है। अब ये क्या हो गया, गोल्डन कलर का हो गया। गोल्डन कलर कैसे बना, क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन एक्युमुलेट हो गया। बीटा कैरोटीन एक्युमुलेट होने से उसका कलर गोल्डन हो गया। अब बीटा कैरोटीन जाएगा, भर के जाएगा मेरे शरीर में, चावल के साथ जाएगा, और उसमें क्या होगा, मेरा विटामिन ए बनने लगेगा। विटामिन ए बनेगा तो रतौंधी, यानी कि मेरी प्रॉब्लम जो थी, मुझे जो हो रही थी आंखों की समस्या विटामिन ए की कमी से, वो दूर होगी। ऐसा गोल्डन राइस में जहां जहां भेजूंगा विटामिन ए एनरिच्ड राइस मुझे मिला, तो अब क्या होगा कि ये समस्या इस राइस को खाने से, अब ये कैसी स्पीशीज बन गई, ट्रांसजीनिक स्पीशीज बन गई। ये नॉर्मल स्पीशीज नहीं है, ये ट्रांसजीनिक है। ट्रांसजीनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कहीं किसी दूसरी जीन से मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्मेंट बनाए गए हैं, ट्रांसफॉर्म करी गई है। जीन कहीं की, पेड़ कहीं का, ट्रांसफॉर्म होकर कुछ नया बन गया, मेरे मतलब का बन गया, मेरी मतलब की चीज बन गई।
कि मुझे अब अलग से विटामिन ए की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, चावल खा लिया भैया मेरा विटामिन ए पूरा हो गया, मेरा विटामिन ए पूरा हो गया, है ना। तो मेरा यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर मैंने समझाया भैया आपको। बच्चों कोई डाउट हो आप पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कि आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होगा, हल्का सा 2 मिनट का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कि जो नॉर्मल टमाटर होता है ये बहुत जल्दी पक जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत होते हैं इसके। फसल कटने के बाद इसमें एक जीन एक्टिव होती है, वो जीन एक mRNA बनाती है, और mRNA से क्या होता है, एक एंजाइम बनता है, एंजाइम बनता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम जो बनता है वो पका देता है उसको समय से पहले। आपको मालूम है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्या है, एक्सपोर्ट हो रहा है आपका माल, कहीं दूर जा रहा है ना, लोकल में भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो 2-3 दिन के अंदर कटने के बाद टमाटर पक जाते हैं। इससे किसान का और उसको खरीदने वाले का दोनों का लॉस हो गया। टमाटर पकने के बाद जल्दी पेटियों में सड़ने लगता है, फफूंद जाता है, फेंकने वाली स्थिति आ जाती है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया भाई ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मसाले में हर जगह टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक बड़ी फसल है, इसका सड़ना खराब होना नुकसान है हमारा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा टमाटर डिस्कस किया जाए, ऐसा टमाटर डिस्कवर किया जाए जिस टमाटर को पके ही नहीं, और जब हम पकाएंगे हम गैस से उसको पका सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम से, ठीक है। तो क्या होगा, इससे लंबे समय तक टमाटर चलता रहेगा। फ्लेवर सेवर टोमेटो, यानी कि उसका स्वाद बरकरार रहे, सेवर फ्लेवर स्वाद, सेवर माने बचा रहे। ऐसे टमाटर को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।